हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास जो थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे जीन स्थानांतरण की विधियों की, जिसमें से सबसे पहली विधि हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोपोरेशन, और दूसरी विधि जो शॉटगन विधि थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं तीसरी विधि जिसे कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन विधि। देखो, माइक्रो इंजेक्शन विधि जो होती है ये एक स्पेशल यानी विशेष प्रकार की विधि होती है, और इस विधि में क्या किया जाता है, किसी भी कोशिका या परागकण कोशिका जो होती है उसमें दबाव के साथ वांछित जीन को प्रवेश कराया जाता है। तो पहली चीज तो ये कोशिका यानी पादप कोशिका और पादप कोशिका के साथ साथ जो परागकण जो होते हैं उनमें दबाव के साथ वांछित जीन जो होता है उसको प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद ज़्यादातर इसका उपयोग तंबाकू और राई का जो पौधा होता है उसमें किया गया। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन विधि जो होती है, इस विधि में यूजुअली ये विधि जो होती है ये जंतु कोशिकाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन आजकल इसका उपयोग पादप कोशिका में भी किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन विधि में एक विशेष प्रकार का माइक्रो इंजेक्शन होता है जिसकी सहायता से तीक्ष्ण इसका जो सिरा होता है, तीक्ष्ण सुई की सहायता से, माइक्रो सुई जो होती है उसकी सहायता से किसी भी पादप कोशिका के केंद्रक में वांछित जीन जो होता है उसका प्रवेशन कराया जाता है। वांछित जीन को एक विशेष प्रकार के जो घोल होता है उस घोल में रखा जाता है और इसको माइक्रो इंजेक्शन में भर लिया जाता है। एक विशेष प्रकार के घोल में वांछित डीएनए को रख दिया जाता है और इस घोल को दबाव के साथ किसी भी पादप कोशिका में जिसमें वांछित जीन को प्रवेश करवाना हो वहाँ पर इसका प्रवेशन करवा दिया जाता है। और ये जो विधि होती है, इस विधि के द्वारा जो रूपांतरण जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा रूपांतरण होता है। किसी भी पादप कोशिका में रूपांतरण आसानी से इस विधि के द्वारा करवा दिया जाता है। अगर इसके लाभ की बात करें तो लाभ में पहली चीज़ तो यही आती है कि इस विधि के द्वारा डीएनए जो होता है उसको निश्चित स्थान पर, किसी भी निश्चित स्थान पर, फिक्स स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। और इस विधि का अगला जो उपयोग जो होता है या अगला जो लाभ होता है वो होता है कि डीएनए का जो निष्कासन जो होता है वो सीमित, यानी डीएनए का निष्कासित क्षेत्र जो होता है बहुत ही कम होता है, तो उसका निष्कासन सीमित बनाया जा सकता है। इसी के साथ जो रूपांतरण के जो अवसर होते हैं वो भी इसके द्वारा बढ़ जाते हैं। तो तीन लाभ आपको ध्यान में रखने हैं। पहले ध्यान जो है वो तो आपको याद रखना है कि डीएनए का निश्चित प्रवेशन करवाया जा सकता है, तो उसके साथ साथ दूसरा आपको रूपांतरण जो होता है उसके अवसर बढ़ जाते हैं, और जो डीएनए का निष्कासित जो क्षेत्र होता है वो इसमें सीमित होता है। अगर हानियों की हम अगर बात करते हैं तो हानि की अगर बात करते हैं तो पहली हानि तो इसकी ये होती है कि इसमें एक कोशिका में केवल एक ही डीएनए का प्रवेशन कराया जा सकता है, और इस विधि को सीखने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। काफ़ी ज़्यादा महंगी विधि होती, तो महंगी होने के साथ साथ कौशल की भी आवश्यकता होती। कौशल का मतलब होता है एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने बात करी माइक्रो इंजेक्शन विधि की। अब इसके बाद दूसरी विधि जो हमारे पास आती है वो विधि है लाइपोसक्शन विधि। देखो, लाइपोसक्शन विधि जो होती है, इस विधि में होता क्या है कि लाइपोसक्शन विधि जो होती है ये यूजुअली एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, लाइपोसक्शन विधि में वसा की द्विअणुक परत का उपयोग किया जाता है जिसे लाइपोसोम कहा जाता है। जैसे सपोज ये वांछित जीन होता है, इस वांछित जीन को द्विअणुक संरचना पाई जाती है, द्विअणुक वसा की परत होती है। इस द्विअणुक वसा की जो परत होती है इस परत को कहा जाता है लाइपोसोम। अब ये लाइपोसोम जो होती है वो वसा की, देखो दो अणु होते हैं, एक लेयर ये एक लेयर, दो लेयर होती है वसा की द्विअणुक, दो अणुओं वाली यानी वसा की द्विअणुक परतें होती हैं। ये दो परतीय संरचना जो होती है वो लाइपोसोम कहलाती है। अब ये वांछित जीन जो होता है, इस वांछित जीन को इस वसा की द्विअणु परत के साथ यानी लाइपोसोम के साथ ये जुड़ जाता है, और जुड़कर ये संरचना जो होती है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। ये वांछित जीन इसमें भीतर प्रवेश कर जाता है। ये संरचना कहलाती है लाइपोसोम
फ्लैक्स। ये लाइपोफ्लेक्स जो संरचना होती है, अब जैसे मान लो सपोज जिस कोशिका में हमें इसको प्रवेश कराना है वो कोशिका जो होती है, उस कोशिका की ये वाली जो भाग होता है, जैसे एक कोशिका है, उस कोशिका का मैंने केवल कोशिका भित्ति वाला यानी कोशिका झिल्ली वाला जो भाग होता है वो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो क्योंकि देखो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कॉमन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को ले लिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है, अब यूजुअली होता क्या है कि जो वांछित जीन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो लाइपोसोम जो होता है इस लाइपोसोम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस वजह से होता क्या है, वांछित जीन सीधे ही इस कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है उस पर भी कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक आवेश इस पर होता है। तो ऋणात्मक एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा, तो इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए लाइपोसोम जो वसा की द्विअणु परत जो होती है वो वांछित जीन के साथ जोड़ दी जाती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन जो संरचना होती है वो आसानी से इस पर कोई आवेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई चीज़ उदासीन हो जाती है तो फिर ये आवेशों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाइपोफ्लेक्स जो होगा वो किस में एंटर हो जाएगा, किसी भी पादप कोशिका में ये एंटर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रवेश कर जाता है और ये जो संरचना जो होती है वो इसमें किसी भी परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाती है। अब ये जो प्रक्रिया होती है, यानी कोशिका जो होती यानी जो लाइपोफ्लेक्स जो होता है वो किसी कोशिका में जब प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी अंतः कोशिका गमन। तो ये अंतः कोशिका गमन की क्रिया के द्वारा ये लाइपोफ्लेक्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से होता हुआ कोशिका में प्रवेश कर जाता। उसके बाद यहाँ से वांछित जीन जो होता है वो तो परपोषी कोशिका का जो केंद्रक जो होता है उस परपोषी कोशिका के केंद्रक के साथ जुड़ जाता है और ये लाइपोसोम जो होता है वो अलग हो जाता है। तो वसा की द्विअणु परत जो होती है जिसे हम लाइपोसोम कहा जाता है, तो ये लाइपोसोम जो होता है वो अलग हो जाता है और ये जो वांछित जीन जो होता है वो जिस परपोषी कोशिका में प्रवेश करा गया है उस परपोषी कोशिका के केंद्र के डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि जिस काम के लिए वांछित जीन को भेजा है वो काम उस परपोषी कोशिका में उसके डीएनए के साथ जुड़ने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो विधि है लाइपोफेक्शन, इस लाइपोफेक्शन का मतलब होता है वसा लिपिड। लाइपो का मतलब लिपिड का मतलब होता है वसा, और वसा की द्विअणु जो परत होती है उस द्विअणु परत लाइपोसोम की सहायता से वांछित जीन जो होता है उसको हम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराते हैं। तो एक चीज और है, ये जो लाइपोफेक्शन विधि जो है, इस लाइपोफेक्शन विधि की जो खोज है वो करी थी बोहिंगम नामक वैज्ञानिक ने। बोंगेहम नामक जो साइंटिस्ट है उसने लाइपोफेक्शन विधि के बारे में बताया। अगर इसके लाभ की बारे में बात करते हैं तो इसका पहला मेन लाभ तो ये होता है, इस प्रकार के जो छोटे छोटे कोशिकांग जो होते हैं उनको एक कोशिका दूसरी कोशिका में इसी विधि के द्वारा प्रवेश कराया जा सकता है। और तीसरा लाभ जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि ये जो विधि होती है इस विधि में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों ने कोशिका भित्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिका भित्ति में एक विशेष प्रकार के छिद्र या अवकाश पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से किसी भी वांछित डीएनए खंड जो होता है वो एक जीव यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के अलावा अगर किसी वांछित जीन को एक कोशिका दूसरी कोशिका में पहुंचाना हो तो इस विधि का ही उपयोग किया जाता है। ये तो कुछ लाभ थे। हानियों की अगर बात करते हैं तो सबसे महंगी विधि होती है। दूसरी बात, कौशल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और होती है कि इस विधि के द्वारा जो रूपांतरण कराया जाता है वो केवल पादप के कोई सीमित क्षेत्रों में ही होता है, यानी पूरे पादप भाग में न होकर सीमित क्षेत्र जो होते हैं पादप के कुछ भाग जो होते हैं उन्हीं में पादप कोशिकाओं में रूपांतरण इसका पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जीन स्थानांतरण की चारों विधियां जो थी वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि जो जीन स्थानांतरण की जो विधियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली विधि हम लोगों ने बात करी थी कि एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है बिना किसी वाहक की सहायता से हम लोग डायरेक्ट वांछित जीन का प्रवेशन किसी दूसरी कोशिका में करा देते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। जिसमें हम लोगों ने चार विधियाँ पढ़ी, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, माइक्रो इंजेक्शन विधि, जीनगन या शॉटगन और लाइपोफेक्शन विधि के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब हम बात करते हैं जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि। यानी अप्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि होती है जिसमें वाहक प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो जीन स्थानांतरण की जो
अप्रत्यक्ष जो विधि होती है, उस अप्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? वाहक, और वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड वाहक का उपयोग अप्रत्यक्ष विधि में किया जाता है। अब ये जो विधि होती है, यानी इस प्लाज्मिड वाहक का उपयोग किया जाता है। यूजुअली क्या होता है कि जीन स्थानांतरण जो होता है वो यूजुअली एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु होते हैं, उस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है जीन स्थानांतरण, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होते हैं उनमें विशेष प्रकार के प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम नामक जो जीवाणु जो होता है उसके द्वारा जीन स्थानांतरण। तो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण। तो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास दो बैक्टीरिया आते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस और एक आता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो होता है इस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है टीआई प्लाज्मिड और इस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है आरआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टीआई की फुल फॉर्म होती है ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और आरआई की होती है रूट हेयर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यानी ट्यूबर का मतलब होता है अर्बुद या जिन्हें गांठें बोलते हैं, गांठें। इंड्यूसिंग का मतलब होता है उत्प्रेरक। इसी प्रकार रूट हेयर का मतलब मूल रोम उत्प्रेरक। अब यूजुअली होता क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स से आरआई प्लाज्मिड हम लोगों को प्राप्त होता है। ये जो होता है ये अर्बुद या गांठों का निर्माण करता है। टीआई प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जिस जीन की वजह से पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में गांठों का या अर्बुद जो होता है उसका निर्माण हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। रूट हेयर इंड्यूसिंग की बात करें तो ये जो होती है ये पौधों में जो जड़ वाला जो भाग होता है, जड़ों में मूल रोम जो होती है वो अत्यधिक गुच्छे में बन जाती है। तो इसे रोमिल यानी इस आरआई प्लाज्मिड की साइज, आरआई प्लाज्मिड जो होता है इसकी वजह से पादपों में रोमिल गुच्छ रोग उत्पन्न होता है और इस टीआई प्लाज्मिड की वजह से पादपों में किरीट पिटिका रोग उत्पन्न होता है। तो किरीट पिटिका रोग टीआई प्लाज्मिड की वजह से, रोमिल गुच्छ रोग आरआई प्लाज्मिड की वजह से होता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं अर्बुद निर्माण की, अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले तो दोनों जो टीआई प्लाज्मिड हो चाहे आरआई प्लाज्मिड हो, उन दोनों की संरचनाएं समान होती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि टीआई प्लाज्मिड हो चाहे आरआई प्लाज्मिड हो, दोनों की संरचना समान होती है और इनमें विशेष प्रकार का टी-डीएनए क्षेत्र पाया जाता है। ये टी-डीएनए क्षेत्र जो होता है वो ओपेराइन मेटाबॉलिज्म के बारे में जिम्मेदार होता है। ओपेराइन मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो कुल मिला के पादप हार्मोन जो होते हैं उनके संश्लेषण के लिए भी यही भाग जिम्मेदार होता है, यानी यही जो टी-डीएनए वाला क्षेत्र जो होता है वो जिम्मेदार होता है। अगर अर्बुद निर्माण की बात करते हैं तो अर्बुद निर्माण जो होता है उसके लिए जिम्मेदार एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त होने वाला टीआई प्लाज्मिड होता है। इस टीआई प्लाज्मिड में टी-डीएनए क्षेत्र जो होता है वो पादप कोशिका के जीनोम के साथ जुड़ जाता है और पादप कोशिका के जीनोम के साथ जुड़कर उसमें अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित करता है। और इस अनियमित विभाजन से, अनियंत्रित विभाजन से होता क्या है कि गांठ जैसी संरचना बन जाती है जिसे ट्यूबर या अर्बुद या गांठ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की संरचना की, तो टीआई प्लाज्मिड जो होती है उसकी संरचना की बात करें तो ये द्विसूत्री डीएनए होता है और इसका जो आकार होता है वो 150 से 250 केबी आकार इसका होता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें संक्रमणकारी क्षेत्र पाया जाता है, इंड्यूसिंग क्षेत्र जो से कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र के साथ साथ प्रतिकृति उद्भव जीन यानी ओआरआई क्षेत्र का जिसे कहा जाता है, तो प्रतिकृति उद्भव जो क्षेत्र होता है
वो पाया जाता है। प्रतिकृति उद्भव क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर एक क्षेत्र और पाया जाता है जिस क्षेत्र को कहा जाता है ओपेराइन मेटाबॉलिज्म। ओपेराइन एक विशेष प्रकार, अब देखो यहाँ पर कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें जैसे सबसे पहले तो ऑक्सिन, ये एक प्रकार का एमिनो अम्ल होता है, साइटोकाइनिन, तो विशेष प्रकार के पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया और ओपेराइन जो होते हैं उनके संश्लेषण के लिए विशेष प्रकार के जीन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो सिरा होता है इसे दाईं सीमा कहा जाता है और इसे बाईं सीमा कहा जाता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसी क्षेत्र को टीडीएनए क्षेत्र कहा जाता है। अब ये टीडीएनए क्षेत्र जो होता है, यूजुअली ये टीडीएनए क्षेत्र जो होता है यही भाग जो होता है वो अलग हो जाता है और अलग होकर किसी पादप कोशिका में जब इस बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो मुख्य डीएनए के अलावा वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जैसे टीआई प्लाज्मिड। तो उस टीआई प्लाज्मिड का ये टीडीएनए क्षेत्र जो होता है उस पादप कोशिका के जीनोम के साथ यानी पादप कोशिका में जो पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिससे उसमें किरीट पिटिका नामक रोग हो जाता है। यही कंडीशन आरआई प्लाज्मिड की होती है। हम लोगों को आपके जो सिलेबस उसमें ओनली टीआई प्लाज्मिड जो है उसकी संरचना के बारे में बता रखा है। तो टीआई प्लाज्मिड की संरचना जो होती है उसमें ये सारे भाग पाए जाते हैं। संक्रमण क्षेत्र होता है, ओआरआई प्रतिकृति उद्भव क्षेत्र होता है, ओपेराइन मेटाबॉलिज्म यहाँ पर पाई जाती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो टीआई प्लाज्मिड जो होता है, इस टीआई प्लाज्मिड की मेन विशेषता ये होती है कि ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये जो होता है इसका उपयोग अगर हम लोग जैसे रोग उत्पन्न करने वाले जीन को हटा देते हैं तो रोग उत्पन्न करने वाले जीन को हटाने के बाद इसका उपयोग जो होता है वो वांछित जीन को यानी वांछित जीन का प्रवेशन जो होता है उसमें करवाया जाता है। तो वांछित जीन जो होता है उसको एक कोशिका दूसरी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में अच्छे लक्षणों का प्रवेशन के लिए, अवांछित जीन के प्रवेशन के लिए इस प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब टीआई प्लाज्मिड को प्राप्त करेंगे ना तो एग्रोबैक्टीरियम को लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संवर्धित करेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टीडीएनए जो होता है उसके बारे में। टीडीएनए को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफर डीएनए या स्थानांतरण डीएनए। ये ट्रांसफर डीएनए स्थानांतरण डीएनए जो होता है ये जो होता है इसके दोनों जो भाग होते हैं, दोनों सिरे जो होते हैं, एक एक सिरे, इन एक एक सिरे पर 24 नाइट्रोजन बेस पेयर के अनुलोम जो पुनरावृत्ति क्रम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने पॉलिंड्रोम डीएनए की बात करी थी, तो वही सिरे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो अन्य कोशिका जो पादप कोशिका जो होती है उसकी जो डीएनए खंड जो होते हैं उनसे जाकर ये जुड़ने में सहायता करते हैं। जो आकार जो होता है वो 23 बेस पेयर का होता है, यानी 23 बेस पेयर का होता है। उसके दोनों सिरे जो होते हैं उन दोनों सिरों पर 24 बेस पेयर जो होते हैं वो अनुक्रम पुनरावृत्ति क्रम में जुड़े होते हैं और इसका जो माप होता है टोटल वो 23 बेस पेयर का होता है। और ये जो टीडीएनए वाला क्षेत्र जो होता है वो पादप कोशिका में अभिव्यक्ति प्रकट करता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो काम जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम वहाँ पर प्रकट करता है। यानी टीडीएनए क्षेत्र में अगर रोग उत्पन्न करने वाला जीन अगर इसमें प्रेजेंट होता है तो ये पादप कोशिका में रोग उत्पन्न करेगा। अगर इस भाग को अब टीडीएनए वाला जो क्षेत्र होता है इसमें से रोग उत्पन्न करने वाले जीन को अगर निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद वहां पर वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है तो कुल मिला के वहाँ पर होगा क्या कि जो वांछित जीन को प्रवेशन के लिए भेजा गया वो काम वहाँ पर करेगा और वहाँ पर वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आगे टीडीएनए जो होता है ये टीडीएनए ट्रांसफर हो गया पादप कोशिका में। पादप कोशिका के वांछित जो जीनोम होता है या जो वांछित डीएनए जो होता है उससे जाकर जुड़ जाता है। तो टीडीएनए का समाकलन जो होता है वो पादप कोशिका के डीएनए के साथ जाकर जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात होता क्या है, कैसे जुड़ता है, सबसे पहले कोई पादप कोशिका में टीडीएनए प्रवेश करेगा, यानी टीडीएनए वाला क्षेत्र जो होता है यही भाग जो होता है वो प्रवेश कर जाता है और उसके कोशिका के परपोषी कोशिका जो होती है उसके डीएनए के साथ ये जाकर जुड़ जाता है। जुड़ने के पश्चात इसमें प्रतिकृति स्टार्ट हो जाती है, तो द्विरज्जी की अवस्था में ये आ जाता है। प्रतिकृति स्टार्ट होने के बाद मतलब कुल मिला के जो टीडीएनए की प्रतिलिपियां जो होती है वो एक कोशिका में लगभग 1 से लेकर 12 प्रतिलिपियां बन जाती। फिर इसके बाद जिस वांछित जीन को टीडीएनए के साथ भेजा गया है, ट्रांसफर डीएनए के साथ भेजा गया है, तो उस वांछित जीन की अभिव्यक्ति उस पादप कोशिका में होती है या नहीं होती उसका अवलोकन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक था इसके बारे में बात करी।